अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में कुछ 2-3 मुख्तलिफ मामलात हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर बड़ा वाज़े तौर पर जो लाहौर में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था उसमें भारत के मुलव्वस होने की बात की गई है। शवाहिद के साथ ये बात की गई और कहा गया कि पाकिस्तान ये मसला आलमी बरादरी के सामने उठाएगा। इमरान खान साहब FATF के सामने ये मसला उठाएंगे कि जिस तरह भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट तक धकेलने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रहा है, तो वो आलमी दुनिया को क्यों भारत की ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जिनमें वो मुलव्वस है, जिनको वो स्पॉन्सर कर रहा है, जिसमें रॉ मुलव्वस है, ये आलमी दुनिया को क्यों कर नज़र नहीं आती। ये एक तो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। इस पर वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब, मोहित यूसुफ साहब सब के बयानात हैं, वाज़े तौर पर ये बयानात हैं और एक अज़्म भी है कि पाकिस्तान इस मामले को अब आलमी सतह पर उठाएगा। अब बात हमेशा से ये रही है कि पाकिस्तान का मुकदमा किसी न किसी तर्ज पर कमज़ोर रहता है या पाकिस्तान उतना कंसिस्टेंटली इन मामलात को, इन शवाहिद को आलमी दुनिया के सामने नहीं रख पाता। इस मरतबा एक अज़्म है और ये किस हद तक दुरुस्त साबित होगा और किस हद तक ये काम करने में पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा और कन्विंस हो जाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, रॉ के हाथ हैं, तमाम तर ताने बाने मिल रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करें। इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम मामलात हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। इस जहाँ पर PDM का एक जलसा है जो कि ख़ासी अहमियत का हामिल है और उसमें जो जलसा हुआ, आवाम की जो तादाद थी, जो मनाजिर हमारे सामने आए हैं, वो उन पर बहुत सारे सवालात हैं कि वो एक फ्लॉप जलसा था। ये हुकूमत भी कह रही है, बज़ाहिर नज़र भी ऐसा ही आ रहा है कि वो जलसा उस हद तक कामयाब नहीं हो सका। तो मैं चाहूँगा इस वक्त जो PDM की सियासत है कुछ बात हम उस पर भी करें और उसके साथ साथ एक और अहम मामला जो अफ़गानिस्तान का इस वक्त तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं, जो बयानात आ रहे हैं वहाँ पर इनखला और इनखला के बाद की सूरत हाल, इतलात ऑलरेडी ये मिल रही हैं कि बड़ी हद तक तालिबान वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल संभाल रहे हैं और वो किस हद तक वहाँ पर काबिज़ हो पाएंगे और क्या सूरत हाल बनेगी, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। अजीम चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप, एक तो तहकीकात हुई, बर वक्त तहकीकात हुई और ये पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया कि रॉ मुलव्वस है, हमारे पास शवाहिद हैं, तमाम तर ताने बाने मिल रहे हैं, फंडिंग वहाँ से है और ये बड़ा प्रोएक्टिवली इस मरतबा ये काम हुआ है। अब इसको किस तरह से पाकिस्तान आलमी बरादरी को कन्विंस कर सकता है या ये सिर्फ हमारे यहाँ तक ही रहेगी बात? बहुत शुक्रिया अरसलान। 2-3 चीज़ें हैं, अगर हम इनको देख लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपका सवाल है उसका ठीक जवाब क्या है। पहली बात तो ये है कि मोहित यूसुफ ने 2-3 दिन पहले ये कहा, जो हमारे सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, कि इंडिया के कहने पर हमने इंडिया को रिस्पांस किया था। जिस दुबई की मुलाकात का जिक्र किया जा रहा था, उनका कहना ये था कि मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि इंडिया चूँकि अंदर फंस चुका हुआ है और उसको हल चाहिए था और उसके लिए वो बात कर रहा था। लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट में इसका पूरा जवाब दे दिया था कि कश्मीर के मामला को ठीक करो, 370 और 35A का मामला ठीक करो, उसके बाद बात आगे चलेगी। और प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट आई भी। ये बात भी उन्होंने कही कि मैं अजीत डोल से नहीं मिला पिछले दिनों, जो मुलाकात थी उस पर मामला जो था वो सामने आ गया जी। लेकिन यकीनन इनडायरेक्टली हमारा राब्ता किसी न किसी सतह पर कैसे न कैसे उनके साथ मौजूद तो रहता ही है और रहना भी चाहिए। इन हालात में इंडिया, जबकि अफगानिस्तान के मामला जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाना शुरू हो चुके हुए हैं, उसकी ये दिलचस्पी है और हिंदू मैथोलॉजी भी है कि अपने हमसाये से ताल्लुकात बहुत अच्छे ना रखो, लेकिन हमसाये के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखो, जिसकी बुनियाद पे अफगानिस्तान में वो रहकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। और माजी में हम देख चुके हुए हैं कि वहाँ से जो उनके कॉन्स्टेंट्स थे और जो उनके लोग थे और जिस तरह कलभूषण का मामला था और बाकी मामला थे, हमारी इल्म में है। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया की इस वक्त ये कोशिश है कि चूँकि हम इंडिया की बात नहीं मान रहे, पूरी तरह अमेरिका की बात भी नहीं मानने के लिए तैयार और चीन के साथ ही जाना चाहते हैं, ऐसे हालात में पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस और उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए टेररिज्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो दोबारा शुरू की गई हैं। और ये तो बहुत अच्छा हुआ
कि लाहौर में जो हुआ उसको फौरन पकड़ लिया गया, काबिल तहसीन है हमारी वो एजेंसीज जिन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार किया, और एक दिन के अंदर अंदर ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। और अब जब हमारे सामने आ गए हुए हैं सब नाम, सब शक्लें, सब लोगों के हुलिये, उनके नाम, पते, वल्दियत, सब चीज़ें हमारे सामने हैं, और उनके टेलीफोन कॉल्स और उनकी रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें। अब दुनिया को चाहिए, हमें चाहिए कि दुनिया के सामने एक दफ़ा फिर अपना मुकदमा पेश करें, बार बार पेश करें। दुनिया भारत की बात ज़्यादा मानती है क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है, लेकिन हमें अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी बात को और किसी तरीके से कहना होगा, और उसके लिए ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट के अरकान को एतमाद में लिया जा रहा है, इससे भी यकीनन एक फ़िज़ा कायम होगी और बाहर की दुनिया इस बात को महसूस करेगी कि पाकिस्तान के अंदर के मामलात पर पाकिस्तान की पूरी क़यादत यकसू है। बिल्कुल सही जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फिल वक्त एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सोलंकी साहब, पार्लियामान को एतमाद में लिया जा रहा है, लेकिन वो एतमाद में लिया गया, उसके बाद जो आउटकम निकली, जो मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात हैं, या वज़ीर आज़म साहब की प्रेजेंस पर सवाल उठना, या ये कहना कि वज़ीर आज़म की हैसियत का इल्म हो गया, उनके जाने का वक्त आ गया, तो ये बातें ज़्यादा लाउड एंड क्लियर दुनिया के पास पहुँच रही हैं, या जो अदर वे राउंड है जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, वो बातें दुनिया तक पहुँच रही हैं? देखें जी, दुनिया के पास तो तमाम बातें जा रही हैं। असल बात यह है कि दुनिया जानना क्या चाहती है और दुनिया की दिलचस्पी किस बात में है। जैसा कि आपने पहले अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि ये जो भारत की सरगर्मियों की जो तफसीलात हैं, जिसको डोजिए कहते हैं, वो पहले भी हम दे चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी दे चुके हैं, लेकिन उसका कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, उसका फ़ायदा हमें कुछ नहीं हुआ। भारत तो FATF की लिस्ट में नहीं गया, बल्कि जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसके अंदर भारत की अच्छी खासी जो है वो एक ताकत है। तो अभी तक तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो लाहौर का वाक़या हुआ है, उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये एक अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात ये होगी कि हमारे जो इदारे हैं वो इतने चौकस हों कि कोई कार्रवाई करने से पहले उनको पकड़ें। अभी तो हमारा नुकसान हुआ, कुछ लोग जो है वो अपनी जान से गए, ज़ख्मी भी हुए, तो ये तो अच्छी बात है। ऐसा मुझे लग रहा है कि हम ये इन तमाम तर तफसीलात से अपने मुल्क के लोगों को तो बता पाते हैं, लेकिन अपने मुल्क से बाहर जो है वो कोई हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, न बैनुल अक़वामी मीडिया में, न बैनुल अक़वामी फोरम्स पे। FATF के हवाले से आपको पता है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो करारदाद है, उसके तहत जो लोग दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ज़ुमरे में आते हैं, जिनके नाम लिए गए हैं, काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और उनके हवाले से वो मुसलसल FATF हमें कहता है कि जी इनके ख़िलाफ़ जो है वो आप प्रोसिक्यूशन भी करें और उनको सज़ा भी दें, और उसमें हम अभी तक फंसे हुए हैं। तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ कि ये जो तफसीलात सामने आई हैं लाहौर के वाक़ये की, उसके बाद दुनिया जो है वो भारत को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर देगी। मुझे इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं। बिल्कुल सही। शराजी साहब, आप कैसे इस सारे मामले को देख रहे हैं, और ये जो इस वक्त तमाम तर हुकूमती सतह पर वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, मोईद यूसुफ साहब, तमाम लोग जिस तरह से बयानात दे रहे हैं, और जितना प्रोएक्टिवली इस वक्त काम किया गया है फॉर अ चेंज, बहुत जल्दी हमने शवाहिद के साथ ये बात अब सामने रख दी है कि जी भारत और रॉ मुलव्वस है इसमें। माजी में इतना प्रोएक्टिव काम देखा नहीं गया, माजी करीब में अगर हम देखें तो। ये चेंज को कैसे देख रहे हैं आप? अरसलान, मेरे ख्याल में तो बयान सिकंदर को बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ आपने 3 जंगें लड़ी हों,
एक ऐसा मुल्क जो पिछले 70-72 बरस से कश्मीर के ऊपर काबिज है, और वो मुल्क के जिसका प्राइम मिनिस्टर जाके बांग्लादेश में 71 में पाकिस्तान को 2 लाख करने का मेडल वसूल कर रहा है, उस मुल्क के बारे में अगर हम अपने अवाम को ये बताएं कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोशिश आज की तो नहीं है, ये तो डे फर्स्ट से कोशिशें हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे लिए या हमारे नाज़रीन या अवाम के लिए कोई नई बात है कि हमें बताया जाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खलफशार पैदा करना या पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल में अब देखना ये है, जो सोलंकी साहब भी बात कर रहे हैं, कि इंटरनली हम अपने आप को कितना खुद सेफ गार्ड कर सकते हैं, कितना सिक्योर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने के पीछे भारत मुलव्वस है। एक तो ये है कि हमें अपने आप को सिक्योर करना है, और वो कैसे करना है ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। फिर आपने ये भी देखा है कि माजी करीब में जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर को लेकर इक़दाम उठाया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बिल्कुल बरक्स उसको अपना एक हिस्सा बना लिया, तो उस वक्त क्या था, आपने इस पे शोर मचाया, आपने इसको एक जालिमाना इक़दाम करार दिया, लेकिन हक़ाइक़ ये कहते हैं कि खुद हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक हमारे साथ नहीं खड़े हुए। और मैं समझता हूँ कि अगर चीन जैसा मुल्क कोशिश ना करता तो सलामती कौंसिल के बंद कमरे के इजलास के अंदर ये मामला डिस्कस डिबेट ना होता। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा मसला कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक बड़ा लेजिटिमेट इशू है, उस मामले के ऊपर भी भारतीय इक़दाम को ना तो दुनिया में कंडेम किया गया और ना इस मामले को इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस डिबेट किया गया। और रह का मामला ये है कि इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं वो कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई, इससे पहले जितने लोग भी यहाँ के तकरीब कारी करते रहे हैं, मेरे ख्याल में दुनिया का जो वजन उन्होंने अपना डाला हुआ है वो भारत के पलड़े में डाला हुआ है। भारत एक 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, वो दुनिया की बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, वो दुनिया के मामलात के अंदर मैटर करता है। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो दुनिया की आलमी बड़ी ताकत है जिसको अमेरिका के नाम से हम जानते हैं, बहरहाल इस रीजन के अंदर वो उसका बहुत बड़ा एलाई है। तो ये भी एक बुनियादी वजह जिसकी वजह से हमें नहीं सुना जा रहा। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी बात अपने मुंह से करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है, जो सोलंकी साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारी बात पे एतबार नहीं करती, वजह यह है कि जो दुनिया के अंदर बयानियां बनाने वाले लोग हैं वो ताकतवर ममालिक हैं। वो अमेरिका बनाता है, वो यूरोप बनाता है, या उनके इदारे बनाते हैं। आज अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल शोर मचाना शुरू कर दे कि भारत के अंदर और कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की बड़ी संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तब जाके मामला किसी ऐसे आलमी फोरम पे उठेगा और शायद भारत के ऊपर दबाव आए, वरना तो जो अदरवाइज ये दबाव मुश्किल है। राइटली सेड शराज साहब, पॉइंट आ गया आपका। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त तमाम तर नज़रें वहाँ पर मरकूज़ हैं और बयानात जो हैं वो मुसलसल सामने आ रहे हैं। आज भी खान साहब बोले हैं, इससे पहले की भी बात है, उनका ईरानी सदर से भी रब्ता हुआ है और उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं अफ़गानिस्तान से वो यकीनन तालिबान के वहाँ पर कंट्रोल संभालने की हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद 2022 मार्च तक मुकम्मल तौर पर काबुल तक भी काबिज़ हो जाएंगे। लेकिन इससे बढ़कर जो वरीसम बात है वो ये है कि अगर वहाँ सूरत खाना जंगी की तरफ जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। और ये ओवर द वीकेंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मोईद यूसुफ ने यह भी वाज़े किया कि अब वक्त आ गया है कि इज़्ज़त के साथ जो हमारे अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए। ये 9/11 के बाद वाले मुहाजिरीन की हम बात कर रहे हैं जिनको वापस भेजना है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि अभी तवक्को ये की जा रही है कि शायद बड़ी तादाद में अगर वहाँ खाना जंगी होती है तो मज़ीद अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान की तरफ आएंगे। क्या स्ट्रैटेजी होगी, ब्रेक के बाद ज़रा इस पर बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप जो इनखला है, एक अनफिनिश्ड मामला सारा का सारा छोड़कर इस वक्त अमेरिका वहाँ से जा रहा है। जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस हम देख रहे हैं, जो नाज़िर हमें नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बहुत बेबसी के आलम में अमेरिका वहाँ से निकल रहा है और हालात जिस तरफ जाएंगे वो पहले से पाकिस्तान प्रीएम्प्ट कर रहा है और वो बयानात भी इसी बात की अक्कासी कर रहे हैं कि कहीं वहाँ खुदा न खास्ता खाना जंगी ना हो, उसके असरात पाकिस्तान पर बहुत शदीद आएंगे। कैसे देखते हैं आप इसे?
देखें, जो पिछले साल जो मुआहदा हुआ था फरवरी में दोहा में, वो कोई अमन मुआहदा नहीं था, वो अफगानिस्तान से निकलने का मुआहदा था। उसमें अफगानिस्तान की हुकूमत उस तरह से शरीक भी नहीं थी। वो जो मुआहदा था वो बुनियादी तौर पर तालिबान और अमेरिका के दरमियान था। उसके बहुत सारी उसकी कुछ खुफिया शिकें भी हैं। वहाँ पर जो खाना जंगी है वो तो मुसलसल जारी रही है, पिछले साल भी थी। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा कि दोहा मुआहदे के बाद जो अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज हैं उन पर हमले उन्होंने बंद कर दिए थे। अब जबकि मुकम्मल इनखला होने वाला है तो ये बात यकीनी है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक खाना जंगी की तरफ जा रहा है। ये खाना जंगी कितनी खौफनाक होगी, तबाहकुन होगी, वो इस हवाले से हम समझ सकते हैं कि खुद जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो फ़ौज है और जो लोग हुकूमत में हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो रियासत जो है वो पिघल रही है और वो जो पुराने जो मलेशिया हैं वो वजूद में आ रही हैं। तो ये तो यकीनी तौर पर एक खौफनाक सूरत हाल है। अमेरिका ने जिस तरीके से इनखला किया है उसमें उन्होंने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि उनके निकलने से पहले इसको यकीनी बनाया जाए। जेनेवा मुआहदे वाला ज़ियाउल हक के ज़माने में उस वक्त भी यही हुआ था कि सोवियत फ़ौजें निकल गई थी बग़ैर किसी मुआहदे के, और उसके बाद फिर आपने खाना जंगी देखी। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो इलाके के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ईरान और जो वस्ती एशिया के ममालिक रूस और चीन, और जो अमेरिका, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक अगर इस पर जोर दे कि हम किसी हुकूमत को ताकत के बलबूते पर तस्लीम नहीं करेंगे, तो शायद तालिबान जो है वो कुछ सोचे, वरना तो वो चंद महीनों की बात है, वो पूरे अफगानिस्तान पे मुझे लगता है कि वो कब्जा कर लेंगे और बहुत बहुत खून खराबा होगा। बहुत खून खराबा होगा। अजीम चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये खून खराबा होगा, इसके असरात बड़ी हद तक पाकिस्तान पर आएंगे, और अब क्या ये बात वाज़े हो चुकी है कि ऐसी सूरत हाल बनेगी या कुछ कंट्रोल की तरफ मामला जा सकते हैं वहाँ पर? जिस तरह आज एक सूबे के गवर्नर ने ऐलान किया कि वो तालिबान के हवाले करना चाहता है, अगर सूरत हाल इस तरह रही तो फिर तो खाना जंगी नहीं होगी। एक बात हमें महसूस करनी चाहिए कि अफगानिस्तान पर जब कभी बैरूनी दबाव पड़ा या बैरूनी हमला आवर हुआ कोई शख्स या कोई मुल्क, तो अफगानिस्तान के तमाम कबाइल जो हैं वो इकट्ठे होकर उस बैरूनी हमला आवर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं और लड़ते रहे हैं। जहाँ तक उनके अंदरूनी मामलात हैं और उसमें उनके मामलात बहुत संगीन है, कत्ल गारत उनका मामूल है और वो ये करते रहेंगे। अगर तो उनको बाहर से कोई दोबारा डर हुआ तो फिर तो इकट्ठे होंगे, अदरवाइज इक़्तिदार की जंग वहाँ तवील अरसे से शुरू हो चुकी हुई है और अशरफ गनी जाना नहीं चाहेंगे और तालिबान छोड़ना नहीं चाहेंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि तबाही होगी और कत्ल गारत होगी। उस कत्ल गारत के नतीजे में हमारी तरफ फिर महाजरीन का एक बड़ा रेला आएगा। हमें तो ये चाहिए माजी से सबक सीखें और उनको सरहद के पार ही रोकें, और अगर सरहद से अंदर आना है तो फिर अंदर आने के नतीजे में पाकिस्तान के शहरों में वो मत आ सके। वो शहरों से बहुत दूर हैं जिस तरह ईरान ने रखा था, और वक्त आने पर उनको वापस भेजा जाए। अगर हमने ऐसा ना किया तो अगले 40-50 बरस पाकिस्तान पर फिर बहुत मुश्किल के होंगे। एक बहुत तूफान बड़ा खड़ा होगा पाकिस्तान के अंदर और शायद हमारे कंट्रोल में नहीं होगा पाकिस्तान के मामलात को संभालना। बिल्कुल सही। शिराज साहब, आपकी क्या राय होगी? आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? और जो बयानात हैं, वज़ीर आज़म आज भी बोले, पहले भी बात कर रहे हैं, उन्होंने ईरानी सदर से रब्ता करके भी बात की है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन यकीनन इस वक्त मिल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है और सूरत हाल शायद ख़राबी की तरफ जाती नज़र आ रही है। आपके पास सर क्या इन्फॉर्मेशन है? असलाम, इस पर कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन का रोड मैप है वो मिसिंग है। गोया कि कोई वाज़े रोड मैप हमें हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा, और इसकी निशानदेही पूरी दुनिया कर रही है और बिल्कुल ठीक कर रही है। मेरे ख्याल में अगर ये करना है तो ये तो हमें पूरी दुनिया बता रही है। हमें बहुत कुछ आज़ाद मीडिया के इस दौर में नज़र भी आ रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है। मेरा ख्याल में क़यादत का काम यह होता है कि इन खतरात को रोकने के लिए एक मुअस्सर पेशबंदी करना। तो मेरा ख्याल में इस वक्त क़यादत को उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए
और दूसरा जो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और वहां पे अगर मुतहारिक ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो भी जाते हैं तो उसके बाद वो कितना तवील अरसा तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, उससे हमें अंदाजा होगा कि क्या आज के दिन भी आलमी ताकतें अफगानिस्तान को अपने मफादात के लिए बतौर बैटल फील्ड इस्तेमाल कर रही हैं और वहां पे एक प्रॉक्सी का एलिमेंट हमें नजर आता है, या फिर ऐसे धड़ों को किसी किस्म की कोई बैरूनी मदद नहीं मिल पाती और बहुत जल्द ये फिर अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये भी हमें देखना होगा, अगर ये जंग वहां पे खाना जंगी होती है और वो तवील होती है तो फिर हमें इस पर कोई दूसरी राय नहीं रखनी चाहिए कि फिर मुख्तलिफ ताकतें अफगानिस्तान को बैटल फील्ड के तौर पर यूज कर रही हैं और उनका पाकिस्तान का असर रसूख क्या माजी जैसा होगा, आज भी है या रहेगा आने वाले वक्त में अगर वहां तालिबानी इक़्तिदार में आते? मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान का असर रसूख होगा और पाकिस्तान अगर जिस तरह चाहेगा सूरत हाल उस तरफ जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक परसेप्शन जरूर है, बट मैं समझता हूँ कि रियलिटी इसके अगेंस्ट है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक रसूख रखते हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको भी सुना जाता है, अकेला पाकिस्तान नहीं है। मैं एक कमेंट जरा सिर्फ पीडीएम ने बड़े अरसे बाद जलसा किया और उसके मनाजिर कुछ हौसला अफजा नहीं है। जो मैं अब आगाज़ कर लेता हूँ अजीम चौधरी साहब से, वक्त महदूद है, सिर्फ कमेंट ही ले सकूँगा। सर राय फरमा दें, ये क्या था जो देखा हमने स्वात में और क्या तवक्को है? ये श्रिंक होता जा रहा है, पीडीएम ने फैलना था, ये सुकड़ता जा रहा है। सर पीडीएम अपना जो बुनियादी असूल नजरिया तहरीक थी उसको छोड़ चुका और खुद तजादात का शिकार है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्टिविटी करना बेसूद हुआ करता है। जाने क्यों इन पॉलिटिकल लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसे जलसे करने के नतीजे में वो हुकूमत को ज्यादा मुस्तहकम करेंगे। मैं सोलंकी साहब, आपकी क्या राय होगी? वो मदरसे के बच्चे भी कम पड़ गए, अमीर मुकाम का ताल्लुक है वहाँ से, वो नहीं लोगों को ला पाए। ही मतलब अब तो बज़ाहिर जिस तरह से हम कहते हैं कि बड़ा तंग है अवाम, उनको तो लब्बैक कहना चाहिए इनकी किसी भी कॉल पे, लेकिन ये तो तादाद महदूद होती जा रही है। क्या वजूहात देखते हैं आप? देखिए, लोग जरूर तंग हैं, आज भी तंग हैं, लेकिन लोगों को पीडीएम ने कहा था कि हम हुकूमत गिराने चले हैं, फिर हुकूमत गिराने के बजाय उन्होंने एक दूसरे को गिरा दिया। तो अब लोगों को इस बात पर एतबार नहीं है कि ये संजीदा है हुकूमत को गिराने में, और उनके अपने जो बयानात हैं उससे भी यही लगता है कि अब ये एक अर्ली इलेक्शन मोड में है। तो माइनस पीपल्स पार्टी और एएनपी, ये जमीयतुल उलमा इस्लाम और नून लीग एक तरह के इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, कुछ और छोटी मोटी जमातें उसमें आ जाएंगी। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। जलसा वो 20-30 हज़ार लोग भी अगर जमा हो गए थे तो यही इस वक्त सूरत हाल है। इससे ये हरगिज ना समझें कि ये कोई हुकूमत गिराने लगे हैं। अब तो 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, 1 साल के बाद वैसे भी इलेक्शन कैंपेन है। जी बिल्कुल। शिराज साहब इतने जीरक सियासतदान हैं, इतना साल सियासत में गुजारे, इन्होंने क्या होमवर्क नहीं था, पता नहीं था, पब्लिक का मूड नहीं पता, आप जलसा कर रहे हैं और इस तरह से फ्लॉप जलसा कर रहे हैं? बस एक तो चौधरी साहब का ये हुस्न ज़न है कि वो फरमा रहे थे कि पीडीएम का भी कोई नजरिया है। मैं जाहिर सी बात है उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। दूसरा मेरा ख्याल में बकौल शायर वो कहते हैं ना कि पलटकर झपटना, झपटकर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। ये मेरे ख्याल में लहू गर्म रखने का एक बहाना इन्होंने ढूंढा है, इसके अलावा तो इस एक्सरसाइज से कुछ नहीं निकलने वाला। दूसरा मेरे ख्याल में जो आप फरमा रहे हैं कि इतने जीरक सियासतदान मौलाना फजल रहमान हो, आसिफ जरदारी हो या शहबाज शरीफ साहब हो, मेरे ख्याल में जब आप किसी इत्तेहाद के अंदर पूरे इत्तेहाद को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अपनी टर्म्स को डिक्टेट करवाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसे इत्तेहादों का यही असर होता है जो हमने देखा है पीडीएम का। और इस वक्त मेरे ख्याल में सवात का जलसा बुनियादी तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब को ये दिलासा देने की कोशिश थी कि भाई मेरे आप अकेले नहीं हैं। अगर एएनपी चली गई है, पीपल्स पार्टी चली गई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ इतना फरमा दिया कि फिक्र न करें मैं आपके साथ हूँ। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में इससे कोई मैसेज हमें देखने को साहब, अगर लहू गर्म रखने का बहाना ढूंढना है तो वो तो ऑलरेडी मौजूद है ना। कश्मीर में मैदान सजा हुआ है, इलेक्शन है, जाएं जलसे करें, इंतखाबी मुहिम करें। स्वात में क्या पड़ा है इस वक्त? सर मेरा ख्याल में पीडीएम का फोरम सिर्फ किसी एक रीजनल इसके लिए नहीं है, ना तो वो गिलगित बल्दिस्तान के लिए, ना वो आज़ाद कश्मीर के लिए है। पूरी मुल्क की एक सूरत हाल के हवाले से था। और जिस तरह आप कह भी रहे हैं और सोलंकी साहब ने भी कहा कि बुनियादी तौर पे तो गोल था कि हुकूमत वक्त को गिराना है,
बट अपने वजन से वो खुद गिर गए, अपने इख्तलाफात से वो खुद गिर गए। तो मेरे ख्याल में पब्लिक कंजम्पशन के लिए और अपनी रिप्यूट को बहरहाल कुछ हद तक उसके अंदर जो डैमेजेस हैं उनको रिकवरी के लिए कोशिश ये की जा रही है कि इत्तेहाद अपनी जगह पे कायम दायम है और अपने अहदाफ की तरफ बढ़ भी रहा है। तो मेरा ख्याल में लोगों को भी एक तसल्ली दिलानी होती है, उसके लिए एक एक्सरसाइज हो रही है। वरना जाहिर सी बात आपने देखा कि जीबी इलेक्शन के अंदर तमाम पीडीएम की जमातें अकेले अपनी कंपेन करते रहे, बिलावल साहब अपनी कंपेन करते रहे हैं, मरियम साहब अपनी कंपेन करती रहे हैं। अब एजीके के इलेक्शन के अंदर भी ऐसा होगा, और वो ये पहले भी कह चुके हैं कि जब इंतखाबी सियासत का मामला आएगा तो हर जमात अपने फोरम से एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होगी, और हकीकत भी यही है। आप इस बात को ज़हन में रखें कि जब इलेक्शन आएगा तो पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ लड़ेगी, मौलाना साहब भी कहीं खड़े होंगे। तो ये हम नहीं कह सकते कि इंतखाबी इत्तेहाद है और उसके लग एजेके या जीबी या किसी और जगह पे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर सब आपका पॉइंट आ गया सर, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, अजीम चौधरी साहब, मुर्तज़ा असलंगी साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।